नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी 3.0 आप सभी जानते हैं कि रद्द हो गया है, तो उसी क्रम में फिर से हम एक बार अपनी तैयारी को मजबूत करते हैं। उसी क्रम में हम आपके लिए लेके आए हैं लूसेंट एनसीईआरटी लूसेंट की बुक, जिसमें हम आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। उसी क्रम में हम दूसरा वीडियो बनाने चल रहे हैं। हमने मूल मात्रक तक पढ़ लिया था, अब हमें पढ़ना है व्युत्पन्न मात्रक। तो सबसे पहले समझते हैं व्युत्पन्न मात्रक है क्या। तो व्युत्पन्न मात्रक जो उत्पन्न हुआ हो, किससे उत्पन्न हुआ होगा, किससे मिलकर बना होगा, मूल मात्रक से मिलकर बना होगा। ठीक है। तो 7 प्रकार के मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक के बारे में हमने आपको बता दिया है। अब हम समझते हैं व्युत्पन्न मात्रक बनाए कैसे जाते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का अगर साधारण सा फार्मूला लिखें तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई और चौड़ाई है क्या, लंबाई और चौड़ाई मूल मात्रक है। तो लंबाई का मात्रक मीटर होगा, चौड़ाई का मात्रक मीटर होगा, और इन दोनों का गुणनफल जो होता है मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। इसी प्रकार आयतन हुआ। आयतन जो होता है, आयतन का जो सामान्य सा सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर और ऊंचाई का मात्रक मीटर होता है। तो हम इसे मीटर क्यूब लिख सकते हैं। अब आपको समझ में आया किस प्रकार से व्युत्पन्न मात्रक बनाए जा रहे हैं। यानी अगर हमें साधारण सा फार्मूला पता हो जाए तो हम किसी भी राशि का मात्रक बना सकते हैं। अब घनत्व तो बराबर आप जानते हैं द्रव्यमान बटे आयतन होता है। चूंकि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है, इसलिए घनत्व का जो मात्रक होगा किलोग्राम मीटर क्यूब होगा। चाल, इसी प्रकार चाल को समझते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, जिसे हम मीटर पर सेकंड के रूप में लिखते हैं। ठीक है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, जिसमें विस्थापन का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, तो वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। त्वरण, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, जिसे हम b/t के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है, तो त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसी के साथ चलते हैं आगे बल की ओर। बल आप देखेंगे, बल का फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बल का एक मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को कहते हैं न्यूटन। यानी 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं, न्यूटन। संवेग, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड। तो आप जानते हैं कि संवेग का मात्रक एक दूसरा मात्रक भी हो सकता है, क्या, न्यूटन सेकंड। आवेग, आवेग बराबर होता है बल बटे समय, बल गुणे समय। तो बल का मात्रक अगर किलोग्राम है, समय का मात्रक समय है, समय का मात्रक सेकंड है। ठीक है। किलोग्राम सेकंड या न्यूटन सेकंड के रूप में हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। दाब बराबर क्या है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, इसलिए हम दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और साथ में क्या बोल सकते हैं, पास्कल भी बोल सकते हैं। आगे हम स्टार्ट करते हैं कि 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक। ये प्रतीक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका है, जिसमें आपको टिक लगा हुआ है, कि अगर कहीं पर गीगा आ जाए तो गीगा का मतलब होता है 10⁻9। कहीं पर माइक्रो आ जाए तो उसका मतलब होता है 10⁻⁻6। कहीं पर मिली आ जाए तो उसका मतलब होता है 10⁻−3। और नैनो का मतलब होता है 10⁻−9। पिको का मतलब होता है 10⁻−12। और फेम्टो या फर्मी का मतलब होता है 10⁻−15। और एटो का मतलब होता है 10⁻−18। ठीक है। ये प्रतीक आपको याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 नैनोमीटर में 10⁻−9 मीटर आपके होंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ मात्रकों के बारे में। हमें पहला पढ़ना है दूरी का मात्रक, यानी अत्यधिक लंबी दूरी को नापने के लिए कुछ मात्रक दिए गए हैं, जिसमें पहला मात्रक है खगोलीय इकाई। ठीक है। खगोलीय इकाई को
नॉमिनल यूनिट बोलते हैं, और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.495 गुणे 10⁻11 मीटर। इसमें आपको डाटा याद रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। यानी एक AU बराबर क्या होगा, 1.495 गुणे 10⁻11 मीटर। अगला हम देखेंगे प्रकाश वर्ष। यह भी दूरी का मात्रक है, और एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होगा, 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर के बराबर होगा। ठीक है, यानी खगोलीय इकाई से भी बड़ी इकाई कौन सी है, प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई होगी कौन सा, पारसेक। यह भी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, और एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। ठीक है, इसमें आपका डाटा याद रखना बहुत ही जरूरी है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम पढ़ेंगे बीमा के बारे में। बीमा, ठीक है, बीमा में क्या होता है कि बीमा में जो लंबाई, द्रव्यमान और समय, जिन्हें हम मूल राशियां कहते हैं, को बीमा के रूप में LMT संकेतों द्वारा क्या कर सकते हैं, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हमें अगर क्षेत्रफल का मात्रक बनाना हुआ, क्षेत्रफल की बीमा बताना हुई, क्षेत्रफल की बीमा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई की बीमा L × L होता है, तो इसी बोलेंगे L2। क्या बोलेंगे, L2। आयतन की बीमा L3 हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो जैसे ही आप व्युत्पन्न मात्रक बना सकते हैं, वैसे ही भी आप क्या बना सकते हैं, बीमा भी बना सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रमुख भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक दी गए हैं, और उनके आधार पर आप क्या बना सकते हैं, बीमा को बना सकते हैं। पहली भौतिक राशि लिखते हैं, क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल का अगर साधारण सा सूत्र पूछा जाए तो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होगी। ठीक है, आप जानते हैं लंबाई की बीमा क्या होती है, L, और चौड़ाई की बीमा होती है L। तो L × L करेंगे तो क्या बनेगा, L2 बनेगा, और जो कि बीमा है, और इसको एक बड़े ब्रैकेट के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, फिर आ गया आयतन। तो आयतन बराबर क्या होगा, आयतन बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। ठीक है, आप जानते हैं कि लंबाई की बीमा L होगी। ठीक है, चौड़ाई की बीमा भी क्या होगी, L होगी, और ऊंचाई की बीमा भी L होगी। तो इस प्रकार से जो आयतन की बीमा होगी L3 आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, L3 आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं घनत्व की। ठीक है, और घनत्व का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, और घनत्व बराबर क्या होगा, द्रव्यमान की जो बीमा होगी वो M होगी, और आयतन की बीमा होगी L3। तो इस प्रकार हम इसको ML-3 आसानी से लिख सकते हैं, जो कि घनत्व की क्या होगी, बीमा होगी। आपने ये घातांक पढ़ा है कि घातांक में जब हर ऊपर की ओर जाता है तो उसकी घातें बदल जाती हैं, साइन चेंज हो जाता है, माइनस में हो जाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है वेग बटे समय। चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक आप जानते हैं क्या होगा, L होगा, और समय की जो बीमा होगी वो होगी T। इस प्रकार जो चाल की बीमा होगी LT माइनस क्या होगा, 1 होगा। इसी प्रकार से हम वेग अगर निकालें तो वेग बराबर होता है क्या, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन की जो बीमा होगी L होगी, और समय की बीमा T होगी। तो इस प्रकार से वेग की बीमा क्या होगी, LT माइनस 1। ठीक है, इसी प्रकार हम चलते हैं किस पर, त्वरण की बात करें। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग की बीमा आपने देखी LT माइनस 1 होती है, और समय की बीमा T होती है। तो इस प्रकार से हम त्वरण की बीमा जो लिखेंगे LT माइनस 2 लिख सकते हैं। अब बात आती है बल। तो बल का जो फार्मूला होता है क्या, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, और द्रव्यमान की बीमा क्या होगी, यम होगी, त्वरण की बीमा LT माइनस 2 होगी। तो आप देखेंगे कि बल की जो बीमा होगी यम LT माइनस 2 होगा। ठीक है, इसी प्रकार देखें संवेग। तो संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है,
तो संवेग में द्रव्यमान की विमा यम होगी, वेग की विमा एल टी माइनस वन होगी। तो इस प्रकार संवेग की विमा क्या होगी, यम एल टी माइनस वन। इसी प्रकार आवेग भी होगा, आवेग बराबर बल गुणे क्या होगा, बल गुणे समय होगा। तो आवेग की जो विमा होगी, बल की विमा क्या है, यम एल टी माइनस टू, समय की विमा टी है। तो आप देखेंगे कि आवेग की जो विमा होगी, आवेग की विमा क्या होगी, यम एल टी माइनस वन। यानी आवेग और संवेग की विमाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। अब हम समझते हैं टॉपिक गति। ठीक है, तो गति समझने के लिए सबसे पहले इसकी अवस्थाओं के बारे में जानना पड़ेगा। गति की दो अवस्थाएं होंगी, विराम और गति अवस्था। गति अवस्था क्या है, यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति, यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ बदलती है तो उसे क्या कहते हैं, गति अवस्था। क्या कहते हैं, गति अवस्था। जैसे चलती ट्रेन जो बिजली के पोल या पटरी को पार करते हुए आगे की ओर अपनी स्थिति बदलती है तो उसको क्या कहेंगे, गति अवस्था। ठीक है, विराम अवस्था क्या है, अगर समय के साथ स्थिर वस्तु के सापेक्ष, किसी वस्तु के सापेक्ष अगर उस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन, समय तो परिवर्तित होगा लेकिन उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे, विराम अवस्था कहेंगे। ठीक है, अब समझते हैं दूरी क्या है। तो वस्तु द्वारा किसी भी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की जो संपूर्ण लंबाई होगी उसे क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। और यह एक हमेशा कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। और यह सदैव कैसी होती है, धनात्मक होती है। दूरी सदैव कैसी होगी, धनात्मक होगी। विस्थापन क्या है, किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, ये बीच की क्या होती है, न्यूनतम दूरी होती है, जिसे क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है और क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं और साथ में विस्थापन का मान धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी हो सकता है। अब समझेंगे चाल। चूंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो किसी समय में जितनी दूरी तय की जाती है उसको उस वस्तु की क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चूंकि दूरी अदिश राशि है तो चाल भी क्या होगी, अदिश राशि होगी। और चाल का मात्रक होगा मीटर पर सेकंड। चाल का मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड। वेग क्या है, यदि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में जितनी भी दूरी तय करेगा, जितनी दूरी विस्थापित होगी उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे वेग। वेग कैसी राशि है, वेग एक सदिश राशि है क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। वेग भी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकती है। क्यों, क्योंकि विस्थापन भी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकती है। ठीक है, अब औसत चाल की बात करेंगे। अगर कोई वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान दूरी तय करे, मतलब b1 से भी d दूरी तय करे और b2 से भी d दूरी तय करे, तो उस कंडीशन में जो औसत चाल होगा, औसत चाल बराबर होगा 2b1v2 अपान b1 प्लस v2। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या बनती है, जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान समय तक चलती हैं। ठीक है, यानी भिन्न भिन्न चालों से समान समय में चलें तो उस कंडीशन में जो औसत चाल होगी वो औसत चाल होगी b1 प्लस b2/2। आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं त्वरण क्या है। त्वरण क्या होगा, तो किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, त्वरण। किसी वस्तु की वेग परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखें, यदि वस्तु के वेग में बराबर समयांतरालों में बराबर परिवर्तन हो रहा हो तो त्वरण कैसा होगा, एक समान त्वरण होगा। लेकिन अगर यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ बढ़ता है तो वस्तु का त्वरण धनात्मक होता है। लेकिन अगर वेग का परिणाम समय के साथ साथ घटता है तो उसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक कहते हैं। और इस कंडीशन में इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे मंदन। क्या कहेंगे, मंदन। मंदन में क्या होता है, त्वरण कैसा होगा, त्वरण हमेशा ऋणात्मक होगा। किस कंडीशन में, मंदन की। अब इसी पर एक समान त्वरण करने के लिए गैलीलियो के कुछ समीकरण दिए गए हैं, जो कि समीकरण इस प्रकार से हैं
v बराबर u प्लस ए टी, जो कि बीपीएससी में इस बार आया था। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यस n बराबर u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, और यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये समीकरण आप याद रखिएगा। इसी के साथ यह सेशन कंप्लीट होता है। अगले सेशन में है गति संबंधी ग्राफ पढ़ेंगे, प्रक्षेप गति पढ़ेंगे, बल के मात्रक पढ़ेंगे, बल के नियम पढ़ेंगे। ठीक है, इन सभी के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए इस एपिसोड के साथ आप सभी अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एंजॉय करिए। आशा करते हैं इस बार एग्ज़ाम में आपके और भी अच्छे नंबर आएंगे।